दोस्तों नमस्कार। अमेरिका इतना कमजोर कभी नहीं था। अमेरिका की सत्ता अपने ही देश में इतने सवालों के बीच कभी घिरी नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तकरीबन दर्जन भर संगठनों के बीच अमेरिका की साख कभी ऐसी खत्म हुई नहीं थी। अमेरिका को लेकर खाड़ी देशों के भीतर इससे पहले इतने बड़े सवाल खड़े हुए नहीं थे और अमेरिका खुद जिस रास्ते पर निकला उस रास्ते को बीच में छोड़कर अब वो लौट सकता है, यह सवाल इससे पहले कभी किसी युद्ध में उस तरीके से सामने नहीं आया जैसा इस वक्त आ रहा है। होर्मुज़ रूट संसद ने पारित कर दिया, लेकिन अभी वो कानून की शक्ल में नहीं है। यारी ईरान अपने तरीके से होर्मुज़ रूट पर कंटेनर्स की आवाजाही या कहें जहाजों की आवाजाही वो अपने कानून के तहत कर सकता है और उसके लिए अब उसे चंद फरलांग और चलने हैं। संसद के बाद गार्जियन, उसके बाद काउंसिल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी, लेकिन दिशा उसने तय करनी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल इस वक्त उस अमेरिका का है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी भी इतने संकट में नहीं घिरा कि उसके साथ खड़े हर देश ने उसका साथ छोड़ने का निर्णय ले लिया हो, वह भी युद्ध के बीच में या कहें युद्ध शुरू होने के साथ ही। ऐसी स्थिति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तकरीबन 22 बड़े युद्ध लड़े गए, सत्ता परिवर्तन दुनिया के अलग अलग जगहों पर हुआ, फिर भी ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त ऐसा क्या है जिसको लेकर ट्रंप अब चौकन्ने हो गए हैं, या कहें महज इतनी सी बात है कि उन्हें लगने लगा है कि कांग्रेस तो दूर की गोटी अब सीनेट में भी उनका प्रभाव खत्म होगा, यानी वह बहुमत में नहीं रहेंगे। महज इतनी सी बात है? जी नहीं, शायद इसके आगे की परिस्थिति है और वो परिस्थिति दुनिया को उस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ले जाकर खड़ा कर रही है जहां पर अभी तक अमेरिका को यही लगते रहा कि दरअसल टेक्नोलॉजी के लिहाज से वह दुनिया के किसी भी देश को मात दे सकता है। लेकिन जो सैटेलाइट के जरिए जो जानकारी ईरान के पास इस वक्त चीन और रशिया के जरिए मौजूद है, और वो हर ऐसी जानकारी जिसको लेकर अमेरिका ये मानकर चल रहा था कि ईरान वहां तक कभी पहुंचेगा नहीं, लेकिन ईरान ने वहां पर भी हमले कर दिए। और शायद इसीलिए पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज जब ट्रुथ पर उस तस्वीर को डाला कि देखिए हमने ईरान के इस्फहान शहर पर एक बम डाला है और पूरी तबाही मच गई है, और तकरीबन 20 सेकंड के उस जलते हुए आग के गोले को लेकर दुनिया भर में यह चर्चा हो उठी, आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति को इस दृश्य को अपने सोशल नेटवर्क के जरिए डालने की क्या जरूरत थी। और दूसरी बात यह थी कि दरअसल अमेरिका ने जो बम यहां पर मारा है वो वाकई सबसे ताकतवर है, या एक लिहाज से कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी पहचान टैक्टिकल न्यूक्लियर बम के तौर पर होती है। और ये अमेरिका बम जो है ये तकरीबन 2000 पाउंड का है। इसको बंकर ब्लस्टर भी कहा जाता है और कहा जा रहा है कि इस्फहान में जहां पर इस बम को डाला गया वो अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल और एमुनेशन का जो भी भंडार था उसको खत्म करने के लिए यह बम डाला गया। लेकिन ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया बहुत साफ आई। दरअसल जिस लिहाज से इस बम को डाला गया उसका असर वहां पर नहीं हुआ, बल्कि यह मैसेज दुनिया के सामने जाना चाहिए कि इस्फहान शहर में, जो आज का नहीं ईरानी सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ एक ऐसा शहर है जिसका अपना इतिहास हजारों बरस पुराना है और यहां पर 23 लाख लोग रहते हैं, यानी एक लिहाज से यह बम नागरिकों के ऊपर डाला गया है। और यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि इसके तुरंत बाद ईरान ने भी जो 5 अमेरिकी बेस और रडार सिस्टम जो कि यूएई में, बहरीन में और सऊदी अरब में थे, वहां पर उसने बॉम्बिंग शुरू कर दी। यह मैसेज इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि जब किसी देश के राष्ट्रपति, और वह भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो युद्ध में एक प्लेयर के तौर पर मौजूद है, और जब इस तरह का दृश्य
अपने सोशल मीडिया के जरिए दिखाने की दुनिया को कोशिश कर रहे हैं। और कल ही उन्होंने उसी सोशल मीडिया में लिखा था, अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम पूरे तरीके से ईरान को तबाह कर देंगे। उसके भीतर पावर प्लांट हो, वहां पर तेल के कुएं हों, या फिर एमुनेशन के अड्डे हों, या फिर न्यूक्लियर एस्पेक्ट में ही जो अलग अलग सेंटर्स क्यों ना हो। तो क्या वाकई अमेरिका उस दिशा में बढ़ जाएगा जहां पर ईरान को पूरे तरीके से तबाह करने के लिए बढ़ रहा है, या फिर यह उससे पहले की पहल है कि अब अमेरिका को लगने लगा 6 अप्रैल का भी इंतजार किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि 6 अप्रैल के बाद कोई नई तारीख मध्यस्थों के लिए या बातचीत के लिए अब वो रख नहीं सकता है। यानी जिस मैसेज को लेकर इस सीज फायर या नो अटैक का जिक्र अमेरिका कर रहा था, अब उसने उसी लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। और यह मैसेज लगातार ईरान शुरू से देता रहा कि दरअसल अमेरिका की डिप्लोमेसी, अमेरिका की धमकी दोनों एक बराबर है। अमेरिका की धमकी और अमेरिका के साथ सीज फायर दोनों एक बराबर है। अमेरिका की डिप्लोमेसी जो दुनिया के अलग अलग देशों के जरिए दबाव बना रही है, वो दरअसल अब अमेरिका के साथ जोड़ने वाले उन देशों को अमेरिका से ही अलग कर रही है कि आखिर अमेरिका ने यह रास्ता चुना क्यों है। यानी एक नई परिस्थिति इस वक्त दुनिया के सामने खड़ी हो चली है। क्या अमेरिका उस रास्ते को अब टटोल रहा है जहां पर वो इस युद्ध से बाहर निकल सके, और तब बाहर निकले जब वो मैसेज दे पाए कि दरअसल उसने ईरान के न्यूक्लियर एस्पेक्ट को लेकर ही इस युद्ध की शुरुआत की थी और उसने उसे ध्वस्त कर दिया। तो एक क्षण के लिए 1 बरस पहले जून के महीने में जो 12 दिन का युद्ध चला था, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिन बातों का जिक्र रिपब्लिकन के सीनेटर से किया या कांग्रेस से किया या फिर रैलियों में किया, उसमें खुले तौर पर 3 बार इसका ऐलान किया गया और 4 बार बंद कमरों में जिक्र किया गया कि दरअसल अब ईरान के भीतर कोई न्यूक्लियर साइट बची नहीं है, हमने सबको ध्वस्त कर दिया। और सैटेलाइट के तौर पर यह भी संदेश दिया गया कि देख लीजिए, कोई हरकत नहीं है, तो फिर ये अटैक, हमले क्यों। इसकी पहली लकीर शायद पहली बार अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारी ने ही खींची, और यह कहकर खींची, अब तो कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, अब अमेरिकन सीनेटर्स को समझ जाना चाहिए, और अब अमेरिका को भी समझ जाना चाहिए कि अगर अमेरिकी सेना ईरान में प्रवेश करेगी तो फिर मुश्किल यह नहीं है कि वो लौटे या ना लौटे, मुश्किल यह है कि दरअसल इस भंवर में वो फंसती चली जाएगी और हमारी आने वाली पीढ़ी इस युद्ध में खप जाएगी। इस बात का जिक्र कोई दूसरा शख्स नहीं, जॉय केंट कर रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया और जिनकी नियुक्ति खुद ट्रंप ने यह कहकर की दी थी कि यह काबिल अफसर है। इनकी पत्नी ने भी जान गंवा दी, और शायद वो सीरिया युद्ध था जिस समय उनकी पत्नी की जान गई थी, और यह देश के लिए शायद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा शख्स हमारे साथ है। उसी जॉय केंट ने जब इस्तीफा दिया तो कहा, क्यों हमला हुआ नहीं पता, ईरान से कोई खतरा है, बिल्कुल नहीं, ईरान न्यूक्लियर हथियार खड़ा कर सकता है, बिल्कुल नहीं, कोई जानकारी पेंटागन या सैटेलाइट तस्वीरों में, बिल्कुल नहीं। अब उस शख्स ने खुले तौर पर अमेरिका को चेताया कि आप संभल जाइए। This week, President Trump will be under immense pressure to commit ground troops to the war in Iran. This would be a catastrophic escalation that will only result in more bloodshed and further escalate this disastrous war. It is critical that we, the people, have our voices heard. Contact the White House comment line, contact the Congressional Switchboard, ask for your representative, ask for your senators. Respectfully tell them that we do not support putting any boots on the ground in Iran. कहा तो यह भी जाने लगा है कि अब ट्रंप को उनके अपने सलाहकार ये सुझाव देने लगे हैं या फिर अतीत की उन कहानियों को सुनाने लगे हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1956 में स्वेज नहर संकट शुरू हुआ था और उसका राष्ट्रीयकरण उस वक्त मिस्र ने कर दिया था। उस समय नासिर वहां के राष्ट्रपति थे। उसके बाद जिस तरीके से इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस तीनों लड़े, आगे बढ़े, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने सबकी ताकत खत्म कर दी थी और अमेरिका वहां से आगे बढ़ता है। तो क्या यह युद्ध अमेरिका के लिए स्वेज नहर संकट की तर्ज पर उसकी ताकत को खत्म तो नहीं कर देगा?
यह सवाल ट्रंप प्रशासन के भीतर है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा सवाल भी है कि यदि युद्ध समाप्त अमेरिका करता है तो क्या जो संकट उत्पन्न हुआ है उसको अनसुलझा अमेरिका रख सकता है? क्या यह एक रणनीति इस युद्ध से बाहर एग्जिट रणनीति के तौर पर देखी जाए, या फिर केवल परिणामों से मुंह मोड़ लेना इस दौर में जरूरी हो गया है? ये सवाल अमेरिका के भीतर क्यों गूंज रहे हैं और अमेरिका के साथी, उसमें चाहे जिक्र विदेश मंत्री का हो, चाहे जिक्र उपराष्ट्रपति का हो यानी जेडी वेंस का हो या मार्को रूबियो का हो, सबको पता है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक नेक्स्ट प्रेसिडेंट की रेस में आगे निकलेगा। दोनों को पता है कि दरअसल जिस रास्ते पर ट्रंप चल निकले हैं उसमें दुनिया में अमेरिका की साख डामाडोल है। खुद अपने सहयोगी देश जो कल तक साथ खड़े थे, पूरा यूरोप ले लीजिए, पूरे नाटो कंट्रीज ले लीजिए, हर उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको बनाया खड़ा किया गया, G7 के भीतर भी सवाल है, G20 के भीतर भी सवाल है, एशियान तक में तो कहीं ज्यादा सवाल है। जो अपने तौर पर गल्फ कंट्रीज लगातार सुझाव लेती थी उसने अपने आप को अलग कर लिया है। जिन परिस्थितियों में एशियान के अलावे जो क्वाड बना उसके भीतर सवाल है और सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में अब अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है। इसीलिए कोई ऐसा कदम वो उठाना चाहते हैं जिसके बाद रास्ता एक ही बचे कि अमेरिका तय करे या ईरान तय करे कि हां ये युद्ध खत्म हो जाए। तो क्या ये विस्फोटक परिस्थिति है या फिर एक स्ट्रेटजिक स्थिति है? इन दोनों के बीच जब आप खड़े होंगे तो तीन बातों पर आपको गौर करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है, खाड़ी देशों का क्या होगा? खाड़ी देश अपने रुख में कैसे चलेंगे? क्योंकि आज ही जब जेद्दा में समिट हो रहा था उसमें सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, इन्होंने खुले तौर पर कहा कि जो हमले हो रहे हैं और वह भी सिविलियंस फैसिलिटीज पर हो रहे हैं तो अब युद्ध तो फैलेगा। इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो युद्ध में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन युद्ध फैलेगा इसका जिक्र कर रहे हैं। बात यहीं रुक जाती तो भी ठीक। नया सवाल यह है कि अगर होर्मुज़ रूट को लेकर अब कानून बनाने की दिशा में ईरान बढ़ चुका है और दूसरी तरफ हूथी हमलावर या हूथी लड़ाके जरा तेजी के साथ अब रेड सी को घेर रहे हैं, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जब डामाडोल होगी तो दुनिया का दबाव जो पड़ेगा उससे पहले बड़ा सवाल खाड़ी देशों का है कि खाड़ी देश अपनी इकोनॉमी को कैसे संभालेंगे अगर ये दोनों रूट बंद हो गए तो। क्योंकि खाड़ी देशों की पूरी इकोनॉमी इस रेड सी और होर्मुज़ रूट के आश्रय चलती है। लगभग 70% इन्हीं रास्तों से वो अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। उस पर ब्रेक लग जाएगी और अगर अमेरिका इस युद्ध से बाहर होता और होर्मुज़ रूट अगर ईरान के कब्जे में होगा तो ईरान जो तय करेगा उसी को खाड़ी देशों को मानना होगा। और यही सबसे बड़ा सवाल है। शायद इसीलिए जब व्हाइट हाउस में यह सवाल पूछा गया युद्ध को लेकर खाड़ी देशों की भूमिका, युद्ध को लेकर खाड़ी देशों का जो पूरा इन्वेस्टमेंट अमेरिका पर है और अमेरिका ने जो डिफेंस के लिए वहां पर अपने बेसिस बनाए हैं, तो क्या मामला अब कॉस्ट पे आएगा? और बात आते आते यहां आ गई कि ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध का खर्चा खाड़ी देश उठाएं और खाड़ी देश अगर युद्ध का खर्चा नहीं उठाएंगे तो उन्हें निर्णय लेना होगा कि अमेरिका के बेस को वो डिगा दे और अमेरिका के बेस को अगर डिगा दे तो वो ईरान के साथ खड़ा होगा या ईरान के साथ एक पॉलिसीगत समझौते होंगे। क्योंकि होर्मुज़ रूट और रेड सी पर अगर एक तरफ हूथी है दूसरी तरफ ईरान है, अगर उसके अनुकूल चलना होगा तो फिर जिस भरपाई और पैसे की मांग ईरान अमेरिका से युद्ध को लेकर कर रहा है, जाहिर है उसकी भरपाई वह खाड़ी देशों से चाहेगा। खाड़ी देश के लिए इकोनॉमिकली कौन सा सौदा बेहतर होगा यह तो अमेरिकी निर्णय के बाद पता चलेगा कि युद्ध के बाहर वो है या नहीं है, होर्मुज़ रूट वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहां पर इन बातों पर गौर करने की जरूरत है कि दरअसल इस पूरे दौर में रुख ईरान के का क्या है और IRGC जिस लहजे में कह रहा है कि अगर पैदल सेना की एंट्री अमेरिका में होती है और जो होर्मुज़ रूट को लेकर वो कानून बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, इन दोनों परिस्थितियों में अब अमेरिका सामने खड़ा हो नहीं सकता है। कोई दूसरा नहीं, ईरान का कमांडर इसका जिक्र कर रहा है। مراکز کنترل و فرماندهی، آشیانه‌های پهپادی و انبارهای لوجستیکی، پشتیبانی، تسلیحاتی و مراکز اختفای نظامیان تروریست
به ویژه خلبان‌های آمریکایی و صهیونیستی در مناطق مختلف از جمله 5 پایگاه آمریکایی در منطقه و مراکز نظامی در جنوب، مرکز و شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین شامل حیفا، کریات شمونه، تل‌آویو، بئرالسبع، دیمونا، الخرج، جفیر و ویکتوریا با موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع عماد. तो क्या अमेरिकी रणनीति या फिर नेतान्याहू का ब्लूप्रिंट फेल हो चुका है? क्योंकि एक सवाल अमेरिकी मीडिया के जरिए नेतान्याहू से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि युद्ध खत्म कब होगा, कोई टाइमलाइन, उन्होंने कहा हम टाइमलाइन नहीं बना सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। इस सवाल को लेकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टाइमलाइन की जरूरत नहीं है, हम उस रास्ते से बढ़ रहे हैं जहां समाधान भी निकलेगा। यानी अपने तौर पर अमेरिका अभी भी दुनिया को यह मैसेज दे रहा है कि समाधान निकलेगा। ईरान कह रहा है कि समाधान हमारे हक में होगा और हम ही समाधान का रास्ता तय करेंगे। और दुनिया के वो तमाम देश जो कल तक अमेरिका के साथ थे, उसमें स्पेन का नाम लीजिए, ब्रिटेन का नाम लीजिए, फ्रांस का नाम लीजिए, इटली का नाम लीजिए, जर्मनी का नाम लीजिए, स्विट्जरलैंड का नाम लीजिए, सभी एक लिहाज से शिफ्ट हो चुके हैं और सभी ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान से सीधी बातचीत या फिर इस युद्ध में शामिल ना होने की प्रक्रिया में यह बताना कि दरअसल जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो फिर उनकी इकोनॉमी कम से कम संभल जाएगी। अगर ये स्थिति आ गई है तो अगला सवाल यह भी है कि खुद व्हाइट हाउस क्या सोच रहा है इस युद्ध को लेकर। और हमने जो जिक्र किया, खर्चा खाड़ी देश उठाएंगे, इसका जिक्र कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने paying for the cost of this war. Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. When the president says more reasonable, again, these folks are appearing more reasonable behind the scenes privately in these conversations than perhaps some of the previous leaders who are now no longer on planet Earth because they lied to the United States and they strung us along in negotiations, and that was unacceptable to the president, which is why many of the previous leaders were killed. ध्यान दीजिए, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने 2 सवालों के जवाब जो दिए वो मैसेज है दुनिया के लिए या वो मैसेज है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के लिए। पहला जवाब तो था कि खर्चा उठाएंगे मिडिल ईस्ट के वो देश, उसमें खास तौर से सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर का जिक्र कर रहे हैं। दूसरे सवाल को लेकर जो उन्होंने कहा कि जो भी ईरान में नहीं माना उसको निपटा दिया गया, यानी जो गलत कह रहा था, जो अमेरिका की पॉलिसी पर चलने को तैयार नहीं था, जो समझौता नहीं कर रहा था, तो उसको मार दिया गया। खुले तौर पर व्हाइट हाउस उस दादागिरी का जिक्र कर रहा है जिसको लेकर मिडिल ईस्ट की कंट्रियां ये सोच लें कि दरअसल अगर वो अमेरिका के रुख से अलग हुई तो अमेरिका किस दिशा में बढ़ सकता है। तो क्या यह एक नए तरीके की डराने वाली धमकी डिप्लोमेसी के आधार पर चल रही है? हमें लगता है हमने शुरुआत में जो जिक्र आपसे किया कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति को क्यों जरूरत पड़ी इस्फहान में जो बम डाला गया उस आग को दिखाने के लिए अपने ही सोशल ट्रुथ पर डालकर दुनिया को यह बताना कि देखिए हमने इतनी तबाही मचा दी है। दरअसल यह भी तरीका है उस डिप्लोमेसी का जिसे आप कह सकते हैं ट्रंप डिप्लोमेसी, जो ईरान को भी एक हाथ डराते हैं, दूसरे हाथ समझौते का रास्ता दिखलाते हैं। इसी तर्ज पर वो मिडिल ईस्ट से भी कह रहे हैं खबरदार, हम अगर बीच में छोड़कर चले गए, समाधान नहीं निकला होमर्ज रूट का, तो भी आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। शायद इसीलिए जरा देखिए उस तस्वीर को जिसका जिक्र हम शुरू से कर रहे हैं कि इस्फहान पर जो हमला हुआ वो कितना भयावह था। तो क्या पहली बार डिप्लोमेसी भी युद्ध की शक्ल में बदल चुकी है? और युद्ध की शक्ल में बदलने का मतलब यही है कि कौन सा देश कितना ताकतवर है, यह सवाल बड़ा हो चला है। लेकिन जो सवाल अमेरिका को परेशान कर रहा है और दुनिया के सामने एक सवाल खड़ा कर रहा है
वो दरअसल चीन और रूस की वैसी एंट्री है जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उन्नत हथियारों को लेकर और उस टेक्नोलॉजी को लेकर जो सैटेलाइट के जरिए अमेरिकी बेस को कहां कहां उसकी मौजूदगी है उसको एक क्षण में पकड़ लेती है और सूचना का आदान प्रदान ईरान के साथ हो जाता है। ईरान हमला करता है और निशाने पर वो चाहे इजराइल के शहर हों, चाहे मिडिल ईस्ट देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस हो, हर जगह उसकी पहुंच इतनी तीखी और तीक्ष्ण कैसे हो गई? यह सवाल अब दुनिया के सामने है। क्या दुनिया इस वक्त जो अमेरिका सुपर पावर के तौर पर यह तय करने निकला था कि उसी के हिसाब से दुनिया की इकोनॉमी चलेगी और दुनिया के डिफेंस चलेंगे, अब वो परिस्थिति एक झटके में बदलने लगी और उसके केंद्र में ईरान खड़ा है, जिसके साथ रूस और चीन खड़े हैं। ये बात दरअसल कल यूक्रेन की एंट्री के साथ भी उभरी थी कि यूक्रेन अगर एंटर कर रहा है खाड़ी देशों में तो रशिया की एंट्री कहीं ज्यादा तीखे तरीके से होगी। और ध्यान दीजिए, रशिया ने क्यूबा को तेल बेचा, तेल भेजना जब शुरू किया और कंटेनर जब जा रहे थे तो अमेरिका ने उस पर अटैक नहीं किया। अमेरिका ने रास्ता दे दिया, ठीक है आप जाइए। जिस क्यूबा को ईरान के बाद निशाने पर लेने का जिक्र ट्रंप कर रहे हैं, उसी क्यूबा में कच्चा तेल ईरान भेज रहा है, रूस भेज रहा है। और यह सवाल कहीं ज्यादा बड़ा हो चला है कि क्या इस स्ट्रेटजी में पहली बार अमेरिका को लगने लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली स्थिति ऐसी आई है जब दुनिया किसी एक ताकत के खिलाफ एकजुट हो रही है और उसकी अपनी स्ट्रेटजी ही उसके खिलाफ जा रही है। यह स्थिति इसलिए मारक हो चली है क्योंकि अमेरिका को इसका आइडिया वाकई इस रूप में नहीं था कि ईरान इतने लंबे वक्त तक टिकेगा। उसे नहीं पता था कि होमर्ज रूट पर ऐसे कब्जा होगा। उसे नहीं पता था कि खाड़ी देश निशाने पर आ जाएंगे और अपने पड़ोसियों से भी दो दो हाथ करने से अमेरिका चूकेगा नहीं और बावजूद इसके खाड़ी देश युद्ध में शामिल नहीं होंगे। उसे जानकारी वाकई नहीं थी कि दरअसल जो मोसाद और पेंटागन ने मिलकर तैयार किया या कहें CIA ने अपने तौर पर जो इनपुट्स दिए, उसके आधार पर पेंटागन के भीतर भी बहुत सारे सवाल थे जो कि जोए केंट के जरिए उभर कर भी सामने आ गए, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सारे सवाल क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को डरा रहे हैं या फिर आने वाले वक्त में अमेरिका की उस साख को डिगा रहे हैं जिसमें वो सबसे ताकतवर के तौर पर मौजूद था? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। صوت يا الله هيهم الصواريخ هيهم طلع طيارات الاعتراض هيهم ولا اشي दरअसल हमने जिक्र इसलिए किया क्योंकि यह हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जो तस्वीरें आपने देखी वो इजराइल और खाड़ी देशों के बीच की तस्वीर है। यानी एक तरफ इजराइल के उस शहर में रात में कैसे हमला होता है और सुबह क्या स्थिति दिखाई देती है, और इसके साथ साथ जहां पर अमेरिकी बेस है और इजरायली बेस है जो सऊदी अरब में है, वहां पर जो हमला हुआ, दूसरी तस्वीर या कहीं आखिरी तस्वीर उसकी थी। यह मैसेज है बहुत साफ तौर पर कि ईरान के तमाम मिसाइलों को खत्म करना, ड्रोन खत्म करना या हथियार उसके पास नहीं है। भंडारों पर लगातार जो हथियार के भंडार हैं वहां पर जितने हमले किए गए, अगर उसकी पूरी फहरिस्त देखें तो यह युद्ध अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा कॉस्टली युद्ध है। और अमेरिका के भीतर उठते सवालों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार यह सवाल बड़ा हो चुका है कि दरअसल अमेरिका की पहुंच और पकड़ एशिया से पूरे तरीके से गायब ना हो जाए और यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के साथ किसी संगठन में खड़ी ना हो, या फिर जिन आर्थिक नीतियों के आश्रय अमेरिका को ग्रेट बनाने की दिशा में ट्रंप आगे बढ़े, वो सारा नारा ढह चुका है। और इसके लिए जिम्मेदार कोई हो या ना हो, लेकिन अमेरिकी नागरिक
और अमेरिकी कांग्रेस या अमेरिकी पॉलिटिशियंस और सीनेटर्स अब जब सवाल उठा रहे हैं तो पेंटागन की खामोशी हो या सीआईए का मोसाद को कटघरे में खड़ा करना हो या जेडी वेंस या फिर मार्को रूबियो के बीच एक टसल हो, और इन सब के बीच रक्षा मंत्री पीटर हेगसेट को लेकर जो सवाल खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहकर उठा दिए कि इन्होंने ही हमें कहा था युद्ध में जाइए, जीत मिल जाएगी, ये सारे सवाल पहली बार उस दिशा में ले जाकर अमेरिका को या कहें ट्रंप को खड़ा कर रहे हैं जहां पर दुनिया के सामने इस वक्त जिस होर्मुज़ रूट को खुलवाने का जिम्मा, स्ट्रेटेजिकली हर कंटेनर को पार कराने का जिक्र और सुरक्षा देकर और अपने युद्धपोतों की ताकत के आश्रय दुनिया को बताने का जिक्र, सब कुछ इतना कमजोर पड़ चुका है। क्या होर्मुज़ रूट को बीच में ही छोड़कर बिना समाधान दिए अब ट्रंप इस युद्ध से बाहर होंगे? ये सवाल बड़ा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।